In the figure, a uniform bar of length L meter is supported at its ends and loaded by a weight W kg at its middle. In equilibrium, find the reactions R1 and R2 at the ends. फिर डायग्राम है डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तुम यहाँ पे, तो करो तो यहाँ जरा। पे अच्छा सर एनोटेट का ऑप्शन नहीं है सर। ओ अच्छा ठीक है। भेजो एक बार व्हाट्सएप में, भेजो देखते हैं, एक बार भेजो मुझे और एक बार, या फिर तो अगर पहले भेजे हो तो। भेज दिए सर। रुको देखते हैं। अच्छा समझ गए। देखो इसमें क्या पूछा, इनमें ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है गधा, फिर भी पूछ रहा है। चलो ठीक है, देखो क्या है कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि यूनिफॉर्म मेटर रूल है और ये ना 2 पॉइंट पे पिवोटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको R1 रिएक्शन फोर्स दे रहा है और ये दे रहा है आपको R2 रिएक्शन फोर्स, और इसका वेट जो है बीचों बीच है। अब समझ, अगर टोटल लेंथ हमने L पकड़ लिया, इसका पूरा का पूरा लेंथ हमने पकड़ लिया L, तो ये डिस्टेंस हो जाता है मेरा L/2। तो एक L/2 होगा ना, L/2। तो एक इक्वेशन हमको मिल जाता है अगर हम एफ नेट 0 करते हैं। तो एफ नेट अगर 0 करेंगे तो वी विल गेट, अगर इसको पॉजिटिव माने इसको पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव होगा। तो R1 प्लस R2 माइनस W इज इक्वल टू 0। सो वी कैन कंक्लूड दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W। ये हम लोगों का पहला इक्वेशन आया। सेकेंड इक्वेशन क्या करना है तुझे, नेट टॉर्क 0 करना है। ठीक है, तो क्या करना बचा, नेट टॉर्क 0 करना है। तो अगर नेट टॉर्क आप 0 करते हो, अगर नेट टॉर्क आप 0 करते हो तो कोई भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। तो हम कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले सकते हो, सब पॉइंट ले बराबर आएगा, इतना हम बोल सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट बोलो, कौन सा पॉइंट लोगे, हम ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट। तो सर इस पॉइंट R1 R1 पॉइंट को मान लेते हैं। अच्छा, इस R1 की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना, 0। अच्छा, W की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा बच्चा, W की वजह से कितना होगा, प्लस W इंटू L/2। बट ये किधर है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। ये क्या होगा बच्चा, W इंटू L/2। अगर आप R1 पॉइंट पे W की वजह से टॉर्क देखोगे तो ये इधर घुमाएगा, तो W की वजह से टॉर्क कितना होगा, W इंटू L/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। R2 की वजह से इस पॉइंट पे, R2 की वजह से इस पॉइंट पे ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो R2 इंटू R1 से R2 का दूरी L है, तो ये क्या होगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है नेट टॉर्क 0 तभी हो सकता है जब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इंटू L/2 इज इक्वल टू R2 इंटू L इंटू R2 इंटू L। तो बोथ साइड से देख L कट जाएगा, तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, इज इक्वल टू W/2। R2 इज इक्वल टू W/2, एक आंसर आ चुका है। R2 इज इक्वल टू W/2, एक आंसर मेरा आ चुका है। अच्छा, यही R2 को यहाँ पे बैठा दोगे तो यू विल गेट द R1, यू विल गेट द R1। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू W माइनस R2। तो W माइनस R2 का मतलब होगा W माइनस R बाई, सॉरी W/2, W माइनस W/2। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा W/2। आंसर क्या हो जाएगा, W/2। मेरी बात समझ आ गई। तो R1 एंड R2 का वैल्यू इस इन दैट केस सेम आएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू W/2। क्लियर हुआ बच्चा, कोई दिक्कत बोलो, यस एनी सर। प्रॉब्लम, ओके, एनी प्रॉब्लम, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम तो बता सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ओके चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हेडिंग डालो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हेडिंग डालो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आज हम लोग का ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो COG, इसका नाम होता है COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG। तो क्या होता है COG, समझो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ना आप इक्विलिब्रियम पे रख सकते हो। जैसे अगर मान लो एक पेन लिए, एक रॉड लिए, ठीक है। अच्छा, इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए आप हाथ को या फिर फलक्रम को कहाँ पे लगाओगे? मिडिल पे लगाओगे कि इस एंड पे लगाओगे मिडिल कि पे। इस एंड पे? मिडिल पे लगाओगे। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। यहाँ पे इसका क्या लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को कहा जाता है जिस पॉइंट के अबाउट वो क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। या फिर आप बोल सकते हो जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है, घूमने वाला इफेक्ट आएगा नहीं। यहाँ पे मान लो एक आर्बिट्ररी बॉडी है, यहाँ पे मान लो एक आर्बिट्ररी बॉडी है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे फलक्रम लगाओगे तो इसको इक्विलिब्रियम पे नहीं ला सकते, अगर यहाँ पे लगाओगे तो भी नहीं होगा, आपको कहीं यहीं पे सर लगाना पड़ेगा, तब जा करके ये वाला बॉडी किसमें आएगा? इक्विलिब्रियम पे आएगा। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? हाँ बोलो। सर लैमिना का मतलब क्या होता है सर? प्लेन लैमिना मतलब होता है जिसका थिकनेस 0 है। अगर आप प्लेन शीट लेते हो, जो जो लैमिना होता है उसका थिकनेस जो होगा वो बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं लैमिना। ओके, चल। थिकनेस लगभग 0 मतलब वो 2D ऑब्जेक्ट है, बट हो सकता है ना थोड़ा सा थिकनेस हो जाए। जैसे अगर आपको अभी क्या आता है, मोबाइल टैबलेट आता है, बहुत पतला आता है, तो पतला जो है उसका थिकनेस लगभग 0। तो मोबाइल को नहीं बोलते, एक शीट को, आपका जो पेपर है, कॉपी हाँ का सर, जो समझ पेपर गया। है, हाँ सर। ठीक है, कॉपी का जो पेपर है उसका थिकनेस थोड़ा बहुत है, बट इट इज अ लैमिना। ओके, यस चलो सर। ओके, बात समझ आ गया। तो सर सर COG, आप खुद के हिसाब से सर कोई डेफिनेशन दे दीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सर। हाँ हाँ बताते हैं, लिखो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेफिनेशन लिखो, बता तो रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑफ अ बॉडी, is that point of a body. Center of gravity is that point of a body. Center of gravity is that point of a body about which, center of gravity is that point of a body about the net moment of force, the net moment of force, the net moment of force of the the net moment of the force, the net moment of the force of the weight of the all the particle, of the weight of the all the particle, of the weight of the all the particle constituting cons, कॉन्स्टिट्यूटिंग सर, हाँ सर। एक मिनट रुको। क्या बोले बच्चा, कहाँ तक बोले? एक बार सर बताओ। कॉन्स्टिट्यूटिंग हाँ, ऑफ ऑल द constituting, पार्टिकल्स। हाँ, क्या बोले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑफ अ बॉडी। एक मिनट चाहिए। हाँ, बोल रहे थे कि center of gravity is that point of the body about which the net moment of force of all the weight, sorry, of all net moment of force of the weight of the all the particle constituting the body is 0, constituting in the body is 0। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। बेसिकली बात बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है यार? बेसिकली बात बहुत सिंपल है कि जिस पॉइंट के अबाउट वो घूमना बंद कर देगा, जिस पॉइंट के अबाउट वो उसका नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट के अबाउट उसका नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, उस पॉइंट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। उस पॉइंट को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत सारे ऑब्जेक्ट का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का बहुत सारा पॉइंट्स हैं, ठीक है।
जैसे अगर आप रॉड को लेते हो, अगर आप रॉड को लेते हो तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। अगर ये पूरा लेंथ L होता है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिला, L/2 में मिला। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जब बड़े हो जाओगे तो कैलकुलेट करना, अभी कैलकुलेट की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ जान करके। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के लिए आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर पे होता है। तो रिंग मतलब आप समझ सकते हो कि बीच में कुछ नहीं है, ये साइड पे ही मटेरियल होते हैं, बीच पे बचा कुछ नहीं होता है, बीच पे ना कुछ नहीं होता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अगर सर्कुलर डिस्क देखोगे, अगर सर्कुलर डिस्क देखोगे तो सर्कुलर डिस्क में क्या होता है ना, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो वहां पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना सेंटर पे ही होते हैं, यहाँ पे भी सेंटर पे होता है, यहाँ पे भी सेंटर पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सेंटर होते हैं, यहाँ पे सेंटर पे होते हैं। अगर आप कोई स्क्वायर लैमिना लेते हो, स्क्वायर लैमिना मतलब पतला सा जिसका थिकनेस लगभग 0, अगर लैमिना नहीं होगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर लैमिना लेते हो, अगर आप स्क्वायर लैमिना लेते हो, एक मिनट, अगर आप स्क्वायर लैमिना लेते हो, अगर आप स्क्वायर लैमिना लेते हो, लिखा क्यों नहीं जा रहा है, हाँ, अगर आप स्क्वायर लैमिना लेते हो, अगर आप स्क्वायर लैमिना लेते हो तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, मतलब जियोमेट्रिकल सेंटर के बराबर, मतलब कहाँ बचा, जियोमेट्रिकल सेंटर के बराबर, जियोमेट्रिकल सेंटर, या फिर बोल सकते हो उसका डायगोनल जहां पे कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को बोल सकते हो, इसका डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, अगर स्क्वायर लेमिना लेते हो। अच्छा, बस इतना अगर जान करके रखोगे तो बहुत है, ऑल्दो और भी होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे हॉलो कोन, लिख लो, पता नहीं एग्जाम पे कभी आ जाए तो, हॉलो कोन की बात करोगे तो कोन कुछ ऐसा दिखता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये सब कुछ निकाल सकते हो, जब बड़े हो जाओगे तो निकाल पाओगे। इसका जो होता है तो यहाँ से नीचे से h/3 ऊपर होता है, नीचे से कितना ऊपर होता है, h/3, नीचे से कितना ऊपर होता है, h/3, ठीक है। अगर ये हॉलो कोन हुआ तो, अगर सॉलिड कोन हुआ, अगर सॉलिड कोन हुआ, अगर सॉलिड कोन हो गया, अच्छा, अगर पूरा सॉलिड कोन हो गया तो ये कितना दूरी पे लाई करता है, h/4 दूरी पे लाई करता है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, h/4 दूरी पे लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हॉलो कोन हुआ तो h/3 दूरी पे लाई हुआ, और यहाँ पे सॉलिड कोन हो गया तो h/4 दूरी पे लाई हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई, अच्छा, ओके, चलो। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ये थोड़ी सी चीज ना आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन जो है ना वो कहीं से भी पूछ सकता है, ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये फैक्टर जो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पहला फैक्टर क्या होता है, पहला फैक्टर क्या होता है, जो फैक्टर के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करेगा, जिस जिस फैक्टर के ऊपर COG डिपेंड करे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पहला पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिस साइड में ज्यादा मास होगा ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टेंडेंसी होता है कि उसी तरफ हो जाए। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब होता है अगर मास जो है डिस्ट्रीब्यूट जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस साइड में मास ज्यादा है ना उस साइड में रहने की कोशिश करता है, जिस साइड में मास ज्यादा है उस साइड में रहने की कोशिश करता है। जैसे मान लो एक बॉडी आपने ले लिया, ठीक है, इस साइड में मास ज्यादा रखे हो, इस साइड में मास कम रखे हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टेंडेंसी होता है जिधर आप मास ज्यादा रखे हो ना उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होने का चांस ज्यादा है। दूसरा सर चीज ये, हाँ बोलो क्या हुआ। सर कार्स का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका हर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के हिसाब से ही होता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में हो। हाँ हाँ बिल्कुल,
उसमें वहां इतना पे सारा कुछ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास होता है, वहां पे थोड़ी चेंज होता है। हाँ तो बोलो वहां बोलो। पर सारा चीज का ऐसा ये सब चीज का ख्याल रखा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बाकी सब बिल्कुल चीज। बिल्कुल 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 रखी जाती है, नहीं रखेंगे तो दिक्कत है। ठीक है। ओके सर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हुआ। सेकंड क्या हुआ, शेप एंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। शेप साइज स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, शेप साइज, ठीक है, डायमेंशन स्ट्रक्चर, जो भी बोलो, शेप एंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अभी अभी हमने देखा कि अगर रिंग हुआ तो उसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग जगह में। अगर आप देखोगे रॉड हुआ तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग जगह में। तो हर, अगर शेप एंड साइज को चेंज करोगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, चेंज भी होता है। ठीक है, तो शेप एंड साइज के ऊपर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम एक बात और कर ले कि यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, यहाँ पे मान लो एक सर्कल है या फिर एक डिस्क है, ठीक है, आपने ना इसको तोड़ मोड़ दिया, आप ना इसको तोड़ मोड़ दिया, तो क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप इसका शेप को बिगाड़ दिए हो, क्योंकि आप इसका शेप को बिगाड़ दिए हो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया। तो बेसिकली क्या होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। जिस साइड पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसी तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहने का चांसेस ज्यादा होता है। सेकंड चीज क्या बोले, शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शेप एंड साइज को बदल दोगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाई आउटसाइड द बॉडी। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, COG में लाई आउटसाइड द बॉडी। चलिए फैक्टर थोड़ी हुआ। फैक्टर नहीं, ये पॉइंट लिख लो, फैक्टर नहीं बोलो, पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। हाँ यार क्या हो रहा है आज, हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, फैक्टर नहीं पॉइंट लिख लो कि COG में लाई आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे सर हमने ये बता बूमरैंग। दिया। सर अभी तो सर्कुलर रिंग बोले थे सर। हाँ, सर्कुलर रिंग पे देखो, अगर आप ढंग से सर्कुलर रिंग को देखते हो, अगर आप लोग ढंग से सर्कुलर रिंग को देखते हो तो रिंग जो होते हैं उसका मटेरियल जो होते हैं वो यहीं तक होते हैं। ठीक है, यहीं पे उसका सिर्फ मटेरियल होता है, यहीं पे सिर्फ उसका मटेरियल होता है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी ना, सेंटर पे। अगर आप देखोगे ऐसे रॉड्स लगे हुए हैं, तो ऐसे एल शेप की रॉड लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है पता है आपको, यहीं पे कहीं होता है, यहीं पे कहीं होता है। तो ये बॉडी के ऊपर लाई ही नहीं करेगा, ये बॉडी के ऊपर लाई ही नहीं करेगा। बूमरैंग देखियो, बूमरैंग कुछ ऐसे दिखते दिखते हैं, तो यहाँ पे भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, यहाँ। तो ये सब केसेस हैं जहां पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करता है, आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। तो एग्जाम पे क्वेश्चन भी, सवाल भी पूछा जाता है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आउटसाइड द बॉडी लाई कर सकता है? बिल्कुल लाई कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रिंग लिख देना, ज्यादा बेटर है। ठीक है, रिंग लिख देना, बूमरैंग लिख देना, जो भी लिखो आप लिख सकते हो। ठीक है, रिंग होगा आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि आप जानते हो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होते हैं, रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो बिल्कुल बीच में होता है जहां पे कोई मटेरियल नहीं रहता है। तो आप क्या लिखोगे कि रिंग ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा है। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें और कुछ नहीं है। आप लोग बुक अच्छे से पढ़ना तो यहाँ से बहुत और भी कुछ कुछ चीजें जानोगे, और एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेना, बस बात खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना तो बात खत्म। ओके ना, चलो ओके। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। एक ऐसा बॉडी जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम बना रहे। सेम बना रहे मतलब? सर सर बहुत सारा बॉडीज का सर, ऑलमोस्ट हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज होते रहता है ना उसके पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन के हिसाब से मतलब? सर
पोजीशन के हिसाब से तो चेंज होता ही है ना। जैसे सर ह्यूमन बॉडी का ही ले ले या किसी भी ऑब्जेक्ट का ले ले, तो उसको अगर एक सर्टेन एंगल पे या एक सर्टेन पोजीशन पे रखेंगे तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से। तो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पोजीशन चेंज होने के बावजूद चेंज ना आए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन का मतलब नहीं समझ। सर पोजीशन से तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हट ये होगा ना सर। सर पोजीशन से कैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट होगा, नहीं समझे। पोजीशन से कैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट होता है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, यहाँ पे जितना मास है वहां पे उतना मास है, वहां पे उतना मास है, वहां पे इतना मास है, इना मास डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हाँ तो सर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका किसी भी हालात में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो। किसी भी हालात में चेंज ना हो मतलब कुछ भी करो फिर भी चेंज ना हो? क्वेश्चन नहीं समझ में आ हाँ रहा है। सर। कुछ भी करो तो चेंज ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? सर तुम्हारे कुछ भी दिमाग करो नहीं सर। सर में शेप साइज को छोड़ के कुछ भी हो जाए नहीं होगा उसका चेंज, सर ये बोल रहे हैं अगर। हाँ सर यही यही कंडीशन। तुमको 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 आंसर पता है तो तुम पहले बताओ। तुमको अगर आंसर पता है तुम पहले बताओ, उसके बाद हम बात करते हैं। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा कि हम कैसे, मतलब क्या कैसे बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका चेंज कर जा रहा है। कुछ करोगे तभी ना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सर एक आप ऑब्जेक्ट है। चाहे सर एक ऑब्जेक्ट है। सर अगर वो मूव कर रहा है, सर अगर वो किसी एक मूव पर्टिकुलर कर रहा है तो ऑब्जेक्ट। वो अलग कंडीशन हो गया। मूव की बात ही मत करो, मूव की तो बात ही मत करो, वो तो अलग कंडीशन हो गया, वो आगे जा करके पढ़ोगे। वो डिस्प्लेस सिस्टम के लिए बात कर रहे हो तुम, तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास जो भी है वो भी मूव करने लगता है, उसकी तो बात मत करो। ओके चलो सर आगे। हम ये बोल रहे हैं सर अगर उसका हाइट ये सब अगर चेंज मूवमेंट कर रहा हो तो फिर उसमें। तुम्हारा सवाल ही समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो ठीक है आगे चलते हैं। ओके सर। तुम क्वेश्चन कहाँ मिला ये वाला क्वेश्चन? हाँ छोटू, क्या सर? ये क्वेश्चन कहाँ मिला तुमको? सर हमको क्वेश्चन दिमाग में मिला सर। सर हमको बस एक ऐसा एक एग्जांपल चाहिए था सर। सर मतलब ये सर हम बस सिंपल से बता रहे हैं। सर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हम्म जैसे ह्यूमन बॉडी होता है तो वो अलग अलग अगर ढंग से अगर मुड़ेगा अलग अलग पोजीशन में रहेगा तो तो उसका नॉन रिजिड बॉडी हुआ ना, नॉन रिजिड बॉडी के लिए तो वो होगा ही होगा। हाँ आगे बोलो। हाँ तो सर एक ऐसा बॉडी जिसमें जिसमें ये ऐसा ही चेंजेस आने पर ना हो कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चेंज। ऐसा बॉडी जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता है, ऐसे कैसे होगा? सर कोई नॉन रिजिड बॉडी रहेगा तो उसका शेप मतलब शेप तो चेंज होते रहेगा। अरे शेप चेंज होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा ना। हाँ सर, तो कोई भी नॉन रिजिड बॉडी का चेंज होगा। वही तो ये बोल रहा है कि सब सही रहेगा, ये तो नहीं समझ में आ रहा है ना। सर ठीक है सर, छोड़िए सर। चलो चलो सोचते हैं, रुको। ओके आगे चलते हैं। अगर आप देखो, अगर आपको उसको ना तोड़ मोड़ करके कुछ भी करोगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा चेंज होते रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, ये बात तो थोड़ा दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं, जो भी है। अब आते हैं सर्कुलर मोशन, अब आते हैं सर्कुलर मोशन पे। लास्ट टॉपिक हमारा, पढ़ना थोड़ा सा इसके बारे में बुक से भी, ठीक है। हम जितना बताना चाहते बता देते हैं। एक्चुअली बुक में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये नाम थोड़ा सा खतरनाक है, याद रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है बच्चा, स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है यहाँ पे आपका स्पीड कांस्टेंट है। जैसे मान लो अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, अगर आप सर्कुलर पाथ में घूमते हो तो इस पॉइंट पे इस बॉडी का वेलोसिटी किधर होगा, जिधर डिस्प्लेस हो रहा है उधर ही होगा। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर देखे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो वेलोसिटी इधर। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक तो डिस्प्लेस किधर हो रहा है बच्चा, इधर।
तो वेलोसिटी इधर, यहां से लेकर के यहां तक देखोगे तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लेकर के इधर मतलब इधर जा रहा है, यहाँ से देखोगे तो इधर जा रहा है, यहाँ से देखोगे तो इधर जा रहा है। अच्छा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट बोलना है तो यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी विल कांस्टेंट और वेलोसिटी विल वेरिएबल, तो वेलोसिटी विल वेरिएबल होगा से चेंज हो रहा है। हाँ सर क्यों डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा मुझे बताओ तो एक्सेलरेशन विल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? सर नॉन यूनिफॉर्म सर ऑफ कोर्स वाई सर टाइम के साथ उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है बॉडी का इसीलिए। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि एक्सिलरेशन किधर है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्सिलरेशन हो कहाँ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन आप अगर ध्यान दोगे तो अगर आप सर्कुलर मोशन पे देखोगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ना ये इधर भागना चाहता है, तो यहाँ पे कोई रस्सी या फिर कुछ रहेगा जो इसको बोलेगा कि भाई तू सेंटर की तरफ आ जा। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इधर भागना चाहेगा, तो ये इसको इधर खींचेगा। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये इधर भागना चाहेगा तो इसको इधर खींचेगा। तो कंटिन्यूअसली एक जो फोर्स है ना वो सेंटर की तरफ उसको खींच करके रखा है, नहीं तो ये क्या करेगा इधर भाग जाएगा। उसको सेंटर की तरफ खींच रहे हो तभी ये गोल गोल ना घूम रहा है, इसको सेंटर की तरफ खींच रहे हो तभी ना ये गोल गोल घूम रहा है, नहीं तो ये इधर भाग जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑलवेज एक फोर्स ना सेंटर की तरफ है, ऑलवेज जो है ना एक फोर्स जो लगता है वो सेंटर की तरफ हमेशा लगता है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। वहां पे सर वो एक फोर्स तो कोई वर्क कंस्टेंट नहीं कर रहा है। बता रहे हैं क्या सर ये जो फोर्स लग रहा है सर सेंटर की ओर, सर ये तो कोई वर्क नहीं कर रहा है ना सर। नहीं वर्क नहीं करता है, ओके क्योंकि सर। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड उस फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, इसलिए वर्क नहीं करता है, क्योंकि वर्क डन जीरो हो जाता है सर वहां पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया अच्छा कि वेलोसिटी जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है अच्छा सेंटर की तरफ, एक फोर्स ऑलवेज लग रहा है सेंटर की तरफ, तब जाकर के इसको सर्कुलर मोशन पे ये घुमा पा रहा है। तो उस फोर्स को बोला जाता है सेंटीपेटल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं अच्छा सेंटीपेटल फोर्स। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंटीपेटल फोर्स। उसमें आते हैं, ठीक है, उसमें आते बाद में कि सेंटीपेटल फोर्स क्या है। तो आप लोग क्या जानते हो कि जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है तो आपका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन पे होगा। आपका अगर फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन पे। आपका अगर फोर्स इधर लग रहा है तो आपका फोर्स भी फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन पे, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन पे। तो इस चीज को अगर कंक्लूड करोगे, इस चीज को अगर कंक्लूड करोगे तो ये आपका सर्कल है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है। तो एक्सेलरेशन की अगर बात करोगे तो एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन पे, एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन पे, एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन पे और एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन पे। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज चेंजिंग और कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बोलो बोलो बोलो। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज चेंजिंग और कांस्टेंट, सेम डायरेक्शन पे है, जल्दी बताओ। अरे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट और वेरिएबल। सर वेरिएबल सर चेंजिंग सर। चेंजिंग ना, तो इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। क्या लिखोगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। तो आप एक चीज ना याद रखना, क्या याद रखना चाह कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कोई भी हो। अच्छा यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है स्पीड इज यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूमे जा रहे हैं
but उसका velocity is changing, acceleration is changing, so we can conclude that इसका velocity भी क्या है, non uniform, and acceleration भी क्या है, non uniform वो आता है। हाँ बच्चा। सर मतलब एक ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो कि सर सर्कुलर घूम तो रहा है बट उसका स्पीड डिफरेंट है, उसको सर्कुलर मोशन नहीं बोला जाएगा? स्पीड डिफरेंट होगा तो सर्कुलर मोशन बोला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोलोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी बोलोगे जब उसका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। क्लियर? अगर स्पीड वेरी कर जाएगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, समझ आया? हाँ सर। यस सर, हाँ सर, थैंक यू सर। ओके चलो, ओके तो यहां तक हम लोग क्या समझे बच्चा कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन होने के लिए इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of uniform circular motion speed is constant, velocity is non uniform, acceleration is also non uniform। आपसे पूछा जा सकता है एक्सिलरेशन क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, आप बताना कि उसका डायरेक्शन हर पोजीशन पे चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सिलरेशन का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देगा तो वहां पे सिर्फ स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होगा, तो वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और समझना होगा, आप यहाँ पे एक चीज और समझना होगा, सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है लेकिन हम आपको थोड़ा सा ही बताएंगे। देखो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये डेफिनेशन आप लोग बुक से लिखना, लेकिन हम आपको मतलब समझा रहे हैं, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंटीपिटल फोर्स। अब मेरी बात समझना, सेंटीपिटल फोर्स ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, ये बात दिमाग में बैठा करके रखना कि सेंटीपिटल फोर्स बोल करके दुनिया में ना फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है। ये सेंटीपिटल फोर्स कोई एक फोर्स होते हैं पर्टिकुलर जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ सेंटीपिटल फोर्स। बात को नहीं समझे, बताते हैं। मान लो एक धागे से एक बॉल को घुमा रहे हो, एक धागे से एक बॉल को घुमा रहे हो, एक धागे से एक बॉल को घुमा रहे हो, ठीक है। तो धागे से अगर बॉल को घुमाओगे तो धागा इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स द सेंटर कि भैया तुम टूवर्ड्स द सेंटर आ जाओ, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स, यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज द लॉजिक कि सेंटीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, ये ना कोई सप्लाई करता है। यहाँ पे इस वाले पेबल को अगर आप धागे से बांध करके घुमाते हो तो उस पेबल को सर्कुलर मोशन पे घुमाने के लिए नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, अच्छा टेंशन। तो सेंटीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है उसी को हमने क्या नाम दे दिया, सेंटीपिटल फोर्स। जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। और टेंशन को क्या बोलेंगे सर? हाँ सर टेंशन को क्या बोलेंगे? टेंशन तो लग रहा है, टेंशन तो फोर्स है, और वही क्या सर्कुलर मोशन पे घुमाने के लिए वही नेसेसरी क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मतलब सेंटीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, एक फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन पे घुमाने के लिए सेंटीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो यहाँ पे देखो टेंशन फोर्स जो है ये रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहा है। एक एग्जांपल और ले लो तो समझ आ जाता है। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे सन है और सन के चारों तरफ अर्थ मान लो कि गोल गोल घूम रहा है, ऑल्दो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, तो अर्थ गोल गोल घूम रहा है। अच्छा बोलो ये गोल गोल अगर घूम रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, अच्छा यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे घूमने के लिए सेंटीपिटल फोर्स, सर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, गुड।
तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स कौन लगाता है? ग्रेविटी लगाता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। तो इधर कौन फोर्स लगाता है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स होगा, यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स होगा, ये कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे ग्रेविटेशन प्रोवाइड करता है। मतलब ये कोई अलग से फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स को ही हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स, जो कि उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए मदद करता है। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल ले लो। जैसे न्यूक्लियस में क्या होता है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है, सॉरी एटम पे क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है। बाहर की तरफ कौन घूमने लगता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा बोलो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाने के लिए नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ आ गया कि सेंटीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, कोई इसको प्रोवाइड करता है इन सर्कुलर मोशन पे घूमने के लिए। दैट्स इट। मेरी बात समझ आ गया? चलो ओके गुड, आगे चलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? अगर होगा तो बताओ। कोई डाउट नहीं? ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, एक मिनट रुको तो। अच्छा ना, पता नहीं अब आते हो। अच्छा, अब आते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब आते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स होते हैं ये रियल फोर्स होते हैं, मतलब इन रियलिटी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि टेंशन फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब सेंटीपिटल फोर्स ना, सेंटीपिटल फोर्स जो होते हैं इसको बोलते हैं रियल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? रियल फोर्स। इसको बोलते हैं रियल। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ये क्या करता है? अच्छा, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स में। अब आते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स में। देखो, सेंटीफ्यूगल फोर्स को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक लिफ्ट है। सर हाँ, सर रियल फोर्स सर समझा दीजिए सर, क्या है सर? मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। टेंशन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना इन रियलिटी। तो उसको बोलते हैं रियल फोर्स, उसको बोलते हैं रियल फोर्स। वो सर और एक्चुअली में अनरियल नॉन रियल फोर्स का एग्जांपल? आ रहा है, वही तो बोल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं वो हाँ। जो फेक फोर्स होते हैं, तो उसी में बात करते हैं। सुनो क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। यहाँ पे मान लो एक ऑब्जर्वर है ए, और यहाँ पे एक लोग ना आदमी घूम रहा है, यहाँ पे एक आदमी घूम रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर ए है, और बाहर खड़ा एक आदमी बी है जो इसी चीज को देख रहा है। यहाँ पे ए यहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे ए जो है ना ये बाहर, यहाँ पे एक आदमी जो बाहर घूम बैठा हुआ है, ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है। दोनों ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, और एक ऑब्जर्वर जो है ये बाहर बैठा हुआ है, एक बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये बाहर बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा? इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, इसके ऊपर एक सर लग रहा टेंशन है सर, वो फोर्स स्ट्रिंग सर, हाँ वो सुनो, लग रहा है। इन रियलिटी में टेंशन फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेंशन फोर्स। लेकिन जो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी है, ये आदमी को कैसे देखेगा? ये आदमी को कैसे देखेगा? रुका हुआ दिखेगा, है कि नहीं? रुका हुआ दिखेगा। तो ये क्या देखेगा? इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है यार। वो तो क्या देखेगा? ये चुपचाप देखेगा कि ये चुपचाप बैठा हुआ है, इसके ऊपर कहाँ फोर्स लग रहा है। लेकिन ये क्या देखेगा कि ये गोल 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 घूम रहा है, तो गोल 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 घूमेगा तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली। लेकिन ये वाला आदमी क्या है, देखेगा कि इसके ऊपर कोई फोर्स, ये जो है वो देखेगा उस आदमी को कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब कौन सही बता रहा है? ये बोल रहा है नहीं फोर्स लग रहा है, ये बोल रहा है नहीं फोर्स नहीं लग रहा है। अब कौन सही बता रहा है? अब कौन सही बता रहा है? इसमें कंफ्लिक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन भाई साहब में ना फंस गया होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं भैया कि ये ना गोल 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 घूम रहा है, तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है। लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि नहीं भैया, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है।
तो ये मिसमैच को दूर करने के लिए हम लोग क्या लाए, सेंट्रीफ्यूगल। हम लोग क्या लाए, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक इमेजिनरी फोर्स है, जो कि एक इमेजिनरी फोर्स है, जो कि एक फेक फोर्स है, जो कि एक फेक फोर्स है, जो कि एक स्यूडो फोर्स है, जो कि एक स्यूडो फोर्स है। ठीक है, इतने सारे नाम हैं, इमेजिनरी फोर्स, फेक फोर्स, स्यूडो फोर्स, ये सब नाम है। तो ये ना क्या किया हमारे ए भाई साहब ने, क्या किया, बोले ठीक है इसके ऊपर फोर्स लगाना है तो आउटसाइड एक फोर्स लगा दो, आउटसाइड की तरफ एक फोर्स लगा दो, जिसको इन्होंने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिन्होंने इसको कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिन्होंने इसको कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका भी वैल्यू कितने के बराबर, टी के बराबर, उसका भी वैल्यू कितने के बराबर, टी के बराबर, जितना नेट फोर्स 1% लग रहा है उसके बराबर लग रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आया कि वो भी बोला कि भैया एक फोर्स ना आप इधर की तरफ लगा दो, तो हम ना बोले कि हाँ ये भी सही बोल रहा है कि एक फोर्स लग रहा है, ये भी बोल रहा है कि एक फोर्स लग रहा है। मेरी बात समझ आ गया, सबको समझ आ गया, ओके ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगाना जाता है जब आप कोई भी फ्रेम पे बैठे हो और वो फ्रेम जो है वो एक्सिलरेट कर रहा है। आप देख सकते हो ये वाला जो फ्रेम है ना, ये ऑलवेज एक्सिलरेट कर रहा है, ये वाला जो फ्रेम है ये ऑलवेज एक्सिलरेट कर रहा है। तो अगर आप कोई एक्सिलरेट फ्रेम के अंदर बैठे हो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको एक फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हो स्यूडो फोर्स। अगर कोई आप एक्सिलरेट फ्रेम पे अंदर बैठे हो ना, तो वहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। क्लास 9 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ना उस फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है जहां पे फ्रेम एक्सिलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रेम है ये एक्सिलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए, भैया यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए एक स्यूडो फोर्स, एक फेक फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स कंसिडर करना पड़ता है अपोजिट टू द एक्सिलरेशन, अपोजिट टू द एक्सिलरेशन। देखो यहाँ पे एक्सिलरेशन इधर की तरफ, इसलिए अपोजिट टू द एक्सिलरेशन एक फोर्स को कंसिडर करना पड़ता है, और उसी फोर्स को इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरी बात समझ आई? क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ए गलत हो जाएगा, क्योंकि बी बोल रहा है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ए बोल रहा है फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई ना कोई एक तो सही बता रहा है, तो बी हमेशा सच बता रहा है। तो ए को सच करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, एक स्यूडो फोर्स लगा दिया। और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट टू द रियल एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे रियलिटी में एक्सिलरेशन किधर है, इधर, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, स्यूडो फोर्स सर किधर लगेगा। हाँ बोलो। सर एक चीज लगता है छूट गया सर, एक्सेलरेशन सर सेंटर की तरफ क्यों होता है सर, ये हमको नहीं पता सर, सर समझा दिए सर। फोर्स किधर लगेगा, फोर्स सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि आप सेंटर पे बैठ करके ना गोल 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 पत्थर को घुमा रहे हो, तो उसको तुम बेसिकली किधर खींच करके रखे हो, सेंटर की तरफ, बाहर की तरफ, किधर? हाँ सर सेंटर की तरफ, हाँ सर हाँ। तो जिधर आप फोर्स लगाते हो उधर ही ना एक्सिलरेशन होता है, फोर्स के डायरेक्शन पे ही ना एक्सिलरेशन होगा, जिस डायरेक्शन में आप लेकिन फोर्स लगा रहे हो। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन तो सर सर ये होता है, हाँ सर परपेंडिकुलर होता है ना सर फोर्स के। वेलोसिटी को छोड़ो ना, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा हम एक्सिलरेशन एंड फोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे, आप क्लास 9 पे अगर पढ़े होंगे कि F इज इक्वल टू एम ए पढ़े होंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन पे आपका क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसका एक्सिलरेशन भी किधर होगा, सेंटर की तरफ ही होगा। तो एक्सिलरेशन भी क्या होगा बच्चा, सेंटर की तरफ होगा। मेरी बात समझ आई? उसी हाँ एक्सिलरेशन सर। को कहा जाता है सेंटीपिटल एक्सिलरेशन। हाँ बोलो। सर हाँ सर हो गया सर, थैंक यू। ओके चलो, तो यहाँ पे अगर एग्जाम पे क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों इमेजिनरी है और क्यों फेक फोर्स है, तो आप लोग क्या लिखोगे कि अगर आप कोई रोटेटरी फ्रेम के अंदर बैठे हुए हो तो वहां पे आपको एक फोर्स कंसिडर करना पड़ता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं,
क्योंकि इस फोर्स को कंसिडर करना पड़ता है। क्यों कंसिडर करना पड़ता है? अदरवाइज आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा पाओगे। आप लोग क्लास में 9 पे पढ़े होंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली फॉर नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम। जो फ्रेम एक्सिलरेट नहीं कर रहा है उसके लिए सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। अगर आप कोई एक्सिलरेटेड फ्रेम के ऊपर चढ़ करके चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो फ्रेम है ना, ये वाला जो फ्रेम है ये कंटिन्यूअसली एक्सिलरेट कर रहा है, इसका एक्सिलरेशन टुवर्ड सेंटर है, और ऑलवेज एक्सिलरेट कर रहा है, इसका मतलब एनएलएम वैलिड नहीं होगा। और एनएलएम को वैलिड कराने के लिए आपको एक स्यूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ता है, आपको एक इमेजिनरी फोर्स कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्यूडो फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स, जो अपोजिट टू द क्या लगता है? एक्सिलरेशन लगता है। इस डायरेक्शन पे एक्सिलरेशन है तो उसके अपोजिट टू एक फोर्स को कंसिडर करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, समझ आ गया? चलो ओके, ठीक है, चलो। सर अच्छा बोलो बोलो बोलो। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट होगा। हाँ सर ठीक है, अगर दोनों फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा तब क्या होगा? दोनों फोर्स तो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिर्फ सर सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स एग्जिस्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल नहीं करता है। सर सेंट्रीफ्यूगल अगर इसलिए करता तो क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता? करेगा कैसे? करता ही नहीं है ना, उसको कंसिडर करना पड़ता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्यों 0 होगा? वो तो रियल फोर्स है, ये तो फेक फोर्स है। मतलब आपको कंसिडर करना पड़ता है। क्यों कंसिडर करना पड़ता है? क्योंकि आप एक्सिलरेटेड फ्रेम पे हो, इसलिए आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो ना इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगे। आपको मानना पड़ता है ये। अगर आप क्लास 9 पे ढंग से मोशन पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है क्यों स्यूडो फोर्स को कंसिडर किया जाता है, क्यों स्यूडो फोर्स को लिया जाता है, क्योंकि अदरवाइज ना चीजें सब गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे ही ना आप एक रोटेटरी फ्रेम पे या फिर एक एक्सिलरेटेड फ्रेम पे बैठे हुए हो तो आपको ना बाय डिफॉल्ट एक फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला बंदा देख रहा है कि आपका एक्सिलरेशन हो रहा है और अंदर बैठा हुआ बंदा देख रहा है कि आपका कोई एक्सिलरेशन नहीं है। तो उस आदमी को बेचारे को क्या पता कि कौन देख रहा है, मुझे ग्राउंड से देख रहा है कि वहां पे बैठ करके देख रहा है, उसको तो कुछ नहीं पता। तो बात वही होता है कि अगर आप फ्रेम के अंदर बैठ करके कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक इमेजिनरी फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं होता है। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आप ऐसे फ्रेम के अंदर हो जहां पे एक्सिलरेशन हो रहा है, इसलिए उसको कंसिडर करना पड़ता है। वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता ही नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आया? अच्छा, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे यही वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो। बोलो बोलो, हमको पता है बहुत सारा दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहेगा, तो एक एक करके बताओ, हम बताते हैं। जब तक ये तुम नहीं पूछोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ओके फिर ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना बच्चा लोग? चलो फिर अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं, ये जो होते हैं फेक फोर्स होते हैं, इमेजिनरी फोर्स होते हैं, स्यूडो फोर्स होते हैं। और रियल फोर्स कौन होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, स्यूडो फोर्स को इमेजिन करते हैं, इसके लिए ये क्या हो जाता है? फेक फोर्स हो जाता है। ठीक है, ओके फिर चलो, टाटा बाय। बाय। बाय बच्चा लोग, टाटा। थैंक यू सर। बाय बच्चा, बाय बाय, चलो टाटा।